हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी इंटरमीडिएट क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कह सकते हैं। हिंदी क्या हो जाएगा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्लियर? अब इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? फ्लावर या पुष्प। दूसरा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पूर्व निषेचन घटनाएं या निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं। अगला है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जिसमें एक विशेष तरह का निषेचन है जिसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या कह सकते हैं द्विनिषेचन। ये क्या होता है वहां देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी पश्च निषेचन घटनाएं या निषेचन पश्चात होने वाली घटनाएं। और लास्ट जो है पॉइंट वो क्या है? पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या है? असंग जनन या अनिषेक जनन, और पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है? बहुभ्रूणता। तो ये सारे टॉपिक्स क्या क्या है वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो एक एक चीजें क्लियर होंगी। हाँ, एक चीज यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो तीनों है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये कहाँ आए थे? पिछले चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे जो था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंतर्गत ये तीनों पॉइंट्स आए थे। क्लियर? तो इतना ध्यान रखिएगा कि जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो या ह्यूमन में हो या कहीं भी, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा उन सभी जगह पे क्या क्या आएगा? ये तीनों पॉइंट आएंगे कि निषेचन के पहले कौन सी घटनाएं होती हैं, निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं और निषेचन। ठीक, तो वहां पे हम लोग उस तीनों पॉइंट को क्या शॉर्ट में देखे थे। यहां पे क्या देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी जो पादप हैं या पुष्पी पौधे हैं, जो पौधे पुष्प वो खिलते हैं जिनमें, उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये तीनों घटनाओं के अंतर्गत कैसी कैसी संरचनाएं बनती हैं और कौन कौन सी घटनाएं संपादित होती हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इन सभी टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प क्या है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। किसी भी पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जनन भाग जो है वो क्या होता है? पुष्प होता है। जैसा कि इसके पहले जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें बताया गया था कि किसी भी प्लांट के दो भाग होते हैं, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा उसका होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में उसके आ जाएंगे रूट, स्टेम और लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाएंगे? फ्लावर। ठीक, तो यहां वही लिखा गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। किसी भी पौधे का जो जनन भाग होता है वो होता है उसका पुष्प। क्लियर? अब क्या है कि इसके भाग कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं? तो मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं किसी भी पुष्प के। तो यही वो लिखे गए हैं। क्या क्या होते हैं? कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, करोला यानी दल पुंज, एंड्रोसियम यानी पुमंग, और गाइनोसियम यानी जायांग। क्लियर? अब क्या क्या है वो देखिए कि किसी भी पुष्प का, जब आप लोग देखते होंगे पुष्प, एक सामान्य जो पुष्प है उसको जब तोड़ेंगे तो वो एक डंठल से जुड़ा होता है। डंठल जो है, डंठल के बाद जहां से पुष्प की शुरुआत होती है, तो सबसे बाहरी जो घेरा होता है उसका, थोड़ी सी हरे रंग की छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं, वो जो उससे बना हुआ घेरा होता है यानी कि सबसे बाहरी जो घेरा है वही है उसका बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। क्लियर? कैसा होता है? तो हरे रंग का, सामान्यतः कैसा होता है? हरे रंग का होता है, और ये सबसे बाहरी घेरा है किसी भी पुष्प का। क्लियर? अब किससे मिलकर बना होता है? तो वो जो छोटी छोटी हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, वो एक पंखुड़ी को क्या कहते हैं? सेपल या बाह्य दल कहते हैं। सेपल या बाह्य दल कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कैलिक्स का हिंदी क्या हो जाएगा? बाह्य दल पुंज। तो पुंज का मतलब होता है गुच्छा, तो एक की बात करें तो बाह्य दल हो जाएगा। तो वही यहां लिखा गया है कि सेपल से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सेपल्स, यानी कि बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी घेरा होता है पुष्प का और सामान्यतः हरे रंग का होता है। ठीक,
अब अगला क्या है, फंक्शन क्या है कि जब पुष्प बड के रूप में रहता है यानी कि कली के रूप में, कलिका के रूप में रहता है, तो वो जो होता है कैलिक्स यानी कि बाहरी जो इसका आवरण है, बाहरी जो घेरा है, वो इसकी रक्षा करता है, बर्ड्स की, उस कलिका की रक्षा करता है। तो वही यहां लिखा गया फंक्शन में, प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स, यानी कलिका की रक्षा करता है। क्लियर। अगला पार्ट है क्या, करोला यानी दल पुंज, किससे मिलकर बना होता है, तो दल पुंज, पुंज का मतलब है गुच्छा, तो यानी कि दलों का गुच्छा, यानी किससे मिलकर बना होगा, दल से। तो यही लिखा गया कि मेड अप ऑफ पेटल्स, पेटल्स या हिंदी लिख सकते हैं दल, तो दलों से मिलकर बना होता है, यानी कि कह सकते हैं दल या पंखुड़ी कहते हैं उसको। क्लियर। अब ये क्या है कि बाहर से अंदर की तरफ दूसरा घेरा ये है, पुष्प का जो क्या है, ये दूसरा घेरा है जो कैलिक्स से अंदर रहता है, और सामान्यतः क्या है कि रंग बिरंगे रंग का होता है, रंगीन होता है, कलरफुल होता है, और इसका एक जो पंखुड़ी है यानी कि एक जो वो है इसका बना हुआ जिससे है ये करोला, उसे क्या कहते हैं, पेटल या दल कहते हैं या पंखुड़ी कह सकते हैं। ठीक। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए फंक्शन इसका मुख्यतः यही है कि ये इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करने का काम करता है। अब इससे होता क्या है कि अपने कलर और अपने सुगंध से वो इंसेक्ट को यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ताकि उनकी सहायता से परागण हो सके। परागण, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन में सहायता होती है इससे, किससे, कि जब ये कीटों को यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, और उसी समय उनके पंजों से, उनके पंखों से पॉलन ग्रेन या पराग कण चिपकते हैं, और वो मूव करते हैं कहां, स्टिग्मा पर। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़े से भारी भरकम अगर शब्द लग रहे होंगे कि परागण क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, हाँ स्टिग्मा पे पहुंचना क्या है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत भारी भरकम शब्द ये नहीं है, बहुत ही इजी हो जाएंगे आगे, अभी इनका डिटेल अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जब तब। क्लियर। तो हम लोग जब उसको देखेंगे तो वहां क्लियर होंगी चीजें, फिलहाल यहां इतना समझिए कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कीड़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब उसकी सहायता से क्या होता है, उसकी सहायता से परागण होता है या पॉलिनेशन होता है। क्लियर। अगला भाग क्या है, एंड्रोसियम यानी पुमंग। इसे क्या कह सकते हैं, जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नर जनन संरचना होता है एंड्रोसियम या पुमंग। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो मेल गैमिट बनना है या मेल गैमिट वाला जिससे बनेगा वो वाला स्ट्रक्चर जो बनना है, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो सब सारी चीजें इसी के अंदर बननी है, एंड्रोसियम के अंदर। वो अभी हम लोग डिटेल में जब देखेंगे इसकी संरचना तो तब और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक। तो अब क्या है कि एंड्रोसियम यानी कि पुमंग क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी नर जनन संरचना है, और किससे मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे स्टेमेन से मिलकर बना होता है। स्टेमेन का हिंदी होता है पुंकेसर, तो पुंकेसर से मिलकर के बना होता है ये एंड्रोसियम। अब ये सब एंड्रोसियम कैसा होता है, ये पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, वो अभी जब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे तब सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक। अब क्या है, अगला है गाइनोसियम यानी जायांग, या कह सकते हैं कि स्त्री जनन अंग या स्त्री जनन संरचना। तो यहां लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी स्त्री जनन संरचना है या मादा जनन संरचना है। अगला क्या है कि मेड अप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, यानी कि कार्पेल या पिस्टिल का बना होता है। कार्पेल या पिस्टिल का हिंदी हो जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर या कार्पेल या पिस्टिल का ये बना होता है। क्लियर। तो ये सारी संरचनाएं हैं, 4 भाग हैं पुष्प के। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, बाह्य दल पुंज, करोला है, दल पुंज, एंड्रोसियम है, पुमंग, गाइनोसियम है, जायांग। क्लियर। जो कैलिक्स बना हुआ है वो सेपल से यानी कि बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है, सेपल। करोला जो है वो पेटल्स यानी दलों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है, पेटल। एंड्रोसियम जो है मिलकर बना होता है किससे, स्टेमेन या पुंकेसर से, इसकी इकाई यानी कि होती है क्या, स्टेमेन। और गाइनोसियम किससे मिलकर बना होता है, कार्पेल या पिस्टिल या स्त्री केसर से, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है, कार्पेल या पिस्टिल या स्त्री केसर। ठीक। अब देखिए क्या है कि ये दोनों जो भाग हैं कैलिक्स और करोला, ये दोनों अगर ना रहे फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा,
फ्लावर में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एंड्रोसियम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? गाइनोसियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है कि मेल एंड फीमेल गैमिट बने और उनका फ्यूजन हो। तो मेल गैमिट यहां से बन जाएगा एंड्रोसियम से और फीमेल गैमिट गाइनोसियम से और दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन और ये कीटों के अट्रैक्शन, ये दोनों सहायता के रूप में इन दोनों के रहते हैं, यानी कि सहायक अंग हैं। इसीलिए इन दोनों को, कैलिक्स और करोला को, सम्मिलित रूप से कहते हैं एसेसरी पार्ट्स। यानी कि जो फ्लावर के ये दोनों पार्ट हैं, कैलिक्स और करोला, वो क्या है? एसेसरी पार्ट्स, यानी कि सहायक भाग हैं। ठीक। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक ना रहे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से कोई एक ना रहे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं? नेसेसरी पार्ट्स। नेसेसरी पार्ट्स यानी कि अनिवार्य भाग कह सकते हैं। ठीक। तो ये दोनों हो गए एसेसरी पार्ट्स और ये दोनों हो गए नेसेसरी पार्ट्स। क्लियर? हाँ, अब इस एक फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जो ये एलएस ऑफ फ्लावर है, डायग्रामेटिकल रूप है, इसमें आप इन सभी संरचनाओं को देख सकते हैं कहां पे क्या स्थित है। और चाहें तो अपने अगल बगल में कोई पुष्प लेकर के उसका ये एक एक पार्ट हटा करके उसको देख सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, एक टर्म और आता है इससे रिलेटेड, वो है इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर तो कहते किसे हैं वो देख लीजिए। एक तो होता है कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ये होता क्या है वो समझिए, बहुत सिंपल है। देखिए, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? कि वह फ्लावर या वह पुष्प जिसके अंदर ये चारों पार्ट, जो पुष्प के जो पार्ट हैं, कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चारों के चारों पार्ट पाए जाते हैं। उस पुष्प को क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प। क्लियर? अब इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा? तो ठीक समझ सकते हैं इसके शब्दों से कि अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा कि वह पुष्प या वह फ्लावर जिसके अंदर जो फ्लावर के जो ये पार्ट है चारों, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसमें से एक या दो पार्ट मिसिंग हो, यानी कि उसमें न पाए जाते हो। यानी कि ये ऐसे पुष्प कह सकते हैं जिसमें चारों पार्ट फ्लावर के नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प। क्लियर? तो अब क्या है कि ये तो रहा जनरल एक पार्ट ऑफ फ्लावर, और फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। तो ये जनरल चीजें अभी देखी आप लोगों ने। अब क्या है कि जो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं पुष्प के, जो नेसेसरी पार्ट है, कौन कौन से? एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और किन किन भागों से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? एंड्रोसियम को। पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वो क्या है? एंड्रोसियम या पुमंग। तो यहां वही लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं। नर जनन अंग या नर जनन तंत्र क्या होता है? एंड्रोसियम या पुमंग। क्लियर? अब बना किससे होता है? तो इकाई इसकी होती है स्टेमन, या हिंदी लिख सकते हैं क्या? पुंकेसर। तो इसकी इकाई क्या होती है? पुंकेसर या स्टेमन, यानी इन्हीं से मिलकर के बना हुआ होता है। क्लियर? अब प्रत्येक पुंकेसर की बात करें तो एक पुंकेसर को अगर निकाला जाए और उसका रफ डायग्राम यहां बनाया गया देख सकते हैं, और उसको देखा जाए तो क्या है कि एक तरफ ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग है और उससे लगी हुई पतली सी धागेनुमा संरचना है। तो इन्हीं दो भागों से मिलकर बना होता है स्टेमन। तो अब उस फूले हुए भाग को जो है उसको क्या कहते हैं? एंथर या परागकोश कहते हैं। और जो पतली सी धागेनुमा संरचना है उसे कहते हैं फिलामेंट या तंतु। ठीक। अब जो तंतु है वो इस संरचना को, स्टेमेन को पुष्प से जोड़ने का काम करती है, और जो एंथर है, परागकोश,
उसी के अंदर वो सारे की सारी अनिवार्य संरचनाएं पाई जाती हैं जो नर गैमेटोफाइट या कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट का निर्माण करने में आगे भूमिका निभाएंगी। तो वो सारी संरचनाएं किसमें, इसमें एंथर में पाई जाती हैं। क्लियर। अब क्या है कि एंथर जो होता है, ये एंथर जो है इसको अगर साइड से थोड़ा देखें और इसका थोड़ा सा एग्जामिन करें तो ये संरचना जो है वो कुछ ऐसे मिलती है कि ये एक पाली इधर और दूसरी पाली ऐसे होती है और बीच में ऐसे फिलामेंट होता है, कुछ ऐसी संरचना ये होती है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि बाइलोब्ड होती है ये संरचना। बाइलोब्ड मतलब सीधा सा समझिएगा कि दो भागों में बटी हुई होती है, जिसमें से देख सकते हैं कि एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, और बीच में जो जोड़ने का दोनों का काम जो करता है उसे कनेक्टिव कहते हैं, या कह सकते हैं फिलामेंट इसे जोड़ने का काम करता है। फिलामेंट बीच में लगा हुआ होता है, एक तरफ एक पाली और दूसरी तरफ दूसरी पाली लगी हुई होती है। ठीक, अब क्या है कि प्रत्येक पाली जो है, प्रत्येक जो लोब है उसके बीच में एक सेप्टम होता है, यानी कि एक पतली झिल्ली जैसी पट्टी होती है, जिसके कारण प्रत्येक लोब दो चैम्बर में बटा होता है। तो जब बाइलोब्ड है यानी कि दो पालियां हैं और दोनों पालियां दो दो चैम्बर में बटी हुई हैं, तो टोटल 4 चैम्बर हो जाते हैं। क्लियर। तो यानी कि जो एंथर है वो दो पालियों वाला यानी बाइलोब्ड और 4 चैम्बर वाला यानी 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 कोष्ठों वाला। क्लियर। अब देखिए क्या है, इन्हीं चैम्बर्स को क्या कहते हैं, कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, या एंथर सैक या पॉलन सैक। हिंदी हो जाएगा लघु बीजाणुधानी या परागकोश। क्लियर। हाँ, यहां एक चीज समझिएगा कि एंथर भी परागकोश है और उसके अंदर जो खाली जगह एंथर सैक उसको भी परागकोश कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो अब क्या है कि इसी माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर सैक या पॉलन सैक या सीधा सा कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी या परागकोश के अंदर ही पॉलन ग्रेन यानी परागकण या माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। या ये जो है पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स, ये होते क्या है, तो ये होते हैं यहां जैसे लिखा गया पॉलन ग्रेन्स या उसी को क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। यहां एल लिखा है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब सीधा सा है, आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, कि गैमेटोफाइट वह संरचना है जो किससे बनी हुई होती है, हैप्लॉयड सेल से। ठीक, तो ऐसी नर संरचना जो हैप्लॉयड सेल से बनी है वो है मेल गैमेटोफाइट। तो अब तक जितना भी आप लोगों ने संरचना देखा है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी डिप्लॉयड सेल की बनी हुई होती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है उसी समय मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण इसी एंड्रोसियम के स्टेमेन के एंथर के अंदर होता है, यानी कि एंथर सैक के अंदर कह सकते हैं। तो वही क्या है, पॉलन ग्रेन यानी परागकण या माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। और मेल गैमेटोफाइट होते हैं यानी हैप्लॉयड होते हैं, और इन्हीं मेल गैमेटोफाइट के अंदर सेल डिवीजन होता है, फिर से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसके फलस्वरूप मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। वो कैसे होता है हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये जो चैम्बर है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर सैक, वो प्रत्येक चैम्बर 4 उससे लेयर से या 4 आवरण से घिरा हुआ होता है। उनको देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम जिन 4 लेयर से घिरा हुआ होता है वो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। सबसे बाहरी आवरण जो है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर का आवरण एंडोथीसियम, उसके अंदर का आवरण मिडिल लेयर और सबसे अंदर का आवरण जो है वो क्या है, टेपिटम। क्लियर। अब ये जो तीनों लेयर हैं जो बाहर के, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों क्या काम करते हैं, ये पहला काम करते हैं संरक्षण का, इसीलिए इनको घेर करके ऐसे लिखा गया है। तो ये पहला काम इनका क्या होता है, संरक्षण का, कि एंथर सैक के अंदर जो भी संरचना बन रही है जिसका क्या नाम है पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स, उनका संरक्षण करते हैं ये। और दूसरा काम क्या है कि जब एंथर जो है वो परिपक्व हो जाता है और फटता है, तो फटने को उसको क्या कहते हैं, स्फुटन कहते हैं। तो एंथर के स्फुटन के समय उसकी मदद करती है किसमें, स्फुटन में, और पॉलन ग्रेन को मुक्त करती हैं।
तो दो काम है इन तीनों लेयर के, जो बाहरी आवरण है उनका क्या काम है? पहला कि संरक्षण करते हैं इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहा है उसका, और स्फुटन के समय जब एंथर फटने वाला होता है उस समय उसको फटने में मदद करती हैं और पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ये इनका काम है। ठीक, अगला है टेपिटम। टेपिटम क्या है कि इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? डेंस साइटोप्लाज्म की बनी हुई होती हैं। इनकी कोशिकाएं जो है वो, उनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः इनकी कोशिकाएं एक से अधिक न्यूक्लियस रखती हैं। तो ये चीज थोड़ा सा अनोखा, इसलिए इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये जो टेपिटम के सेल हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? एक से अधिक न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है और इनका काम क्या होता है? नरिशमेंट का, यानी पोषण करते हैं किसका? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन जो बन रहा है एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उसके पोषण का काम करती हैं। कब तक? जब तक कि उसके अंदर वो विकसित हो रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। जब वो फट के बाहर निकल जाएगा तब तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक, जब तक कि वो अंदर है, तब तक उसके पोषण का काम करते हैं ये टेपिटम। ठीक, अब क्या है? जो चौथा पार्ट है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोसियम, उसको देखते हैं हम लोग। इसके पहले कि हम लोग फ्लावर का चौथा पार्ट यानी गाइनोसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शुरू करें, एक फिगर जो कि रिलेटेड है स्टेमेन से, अभी जो हम लोगों ने खत्म किया है उसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये फिगर है। इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट कैसे हैं। उसके बाद प्रत्येक जो एंथर है उसमें 4 चैम्बर, ये जो टीएस कटा हुआ है एक एंथर का, इसमें चारों चैम्बर उसके दिख रहे होंगे क्लियरली। और उसके हट जाने से या उसके फट जाने से एंथर के जो बाहर पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं वो भी दिख रहे होंगे। तो ये सारी संरचनाएं कि कैसे 4 चैम्बर्ड होता है, बाई लोब्ड होता है, ये इस फिगर से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या है कि हम लोग गाइनोसियम को यानी कि जायांग को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है? चौथा भाग है या चौथा पार्ट है फ्लावर का। और क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मादा जनन अंग है या तंत्र है। ठीक, बना किससे होता है? तो कार्पेल या पिस्टिल से, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है? कार्पेल या पिस्टिल। हिंदी क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर से ये बना हुआ होता है। अब देखिए क्या है कि एक कार्पेल की बात करें तो उसमें मुख्यतः 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो सबसे ऊपर का भाग है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, जिसमें कार्पेल को फोकस किया गया है, कि इसमें देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो चपटा भाग है वो क्या है? स्टिग्मा कहा जाता है उसे, या वर्तिकाग्र कह सकते हैं। बीच का जो पाइप जैसा या एक नली, पतली नली जैसी जो संरचना है वो है स्टाइल या वर्तिका। और नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो है ओवेरी। और उसी ओवेरी या अंडाशय के अंदर एक और संरचना देखने को मिल रही होगी जो कि है ओव्यूल या बीजांड। क्लियर? तो अब क्या है कि जैसा कि अभी फिगर में आपने लोगों ने देखा कि 3 भाग होते हैं किसके? कार्पेल या पिस्टिल या स्त्री केसर के। वो क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और उसी अंडाशय के अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसका नाम है ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर क्या है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। जैसा कि यहां लिखा गया है कि इसी में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। अब एम्ब्रियो सैक क्या है वो देखते हैं। तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या? भ्रूण कोश कह सकते हैं। तो भ्रूण कोश क्या है वो समझिए। तो भ्रूण कोश पहला तो क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद है। यानी कि ये वो मादा संरचना है जो कि हैप्लॉइड कोशिकाओं की बनी हुई होती है, जो कि कब बनती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मादा युग्मक है या फीमेल जो गैमेट है, एग सेल, उसका निर्माण होता है। तो पहला तो यहां लिखा गया कि फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर? दूसरा क्या है कि 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, कि 8 केंद्रकीय यानी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है क्या? एम्ब्रियो सैक।
जब 11th में आप लोगों ने पढ़ा था एम्ब्रियो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आई होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए। अब क्या है कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो 7 सेल हैं वो क्या क्या है वो देखिए। तो 3 है एंटीपोडल्स, 3 कोशिकाएं जो प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल्स कहलाती हैं, जो कहां ओव्यूल के चलाजा की तरफ स्थित होती हैं। ठीक, अभी एक फिगर आप लोग देखिएगा, बीच में जो होता है, बीच में सेंट्रल जो सेल है यानी कि केंद्रीय जो कोशिका है वो उसकी संख्या होती है 1, और उसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2, N+N लिखा गया, दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और तीसरी जो कोशिका है वो कैसी, तीसरे प्रकार की कोशिका वो क्या है, एग सेल यानी कि अंड कोशिका, वास्तव में यही क्या है, मादा युग्मक है। और चौथे प्रकार की जो कोशिका है वो है सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, उसकी संख्या होती है 2। जो एग सेल और सिनर्जिड्स हैं वो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है वो उधर होते हैं। तो माइक्रोपाइल या चलाजा या वो क्या होते हैं, ये सब संरचनाएं क्या होती हैं, या इंटुगमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुत क्लियरली देखने को मिली थी। ठीक, हाँ एक फिगर देख लीजिए आप लोग। हाँ, इस फिगर में आप लोगों को ये संरचनाएं क्लियरली दिखाई दे रही होंगी कि कैसे एंटीपोडल्स एक तरफ पाए जा रहे हैं, कहां, चलाजा की तरफ, और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई यानी कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस को लिए हुए कौन सा, सेंट्रल सेल, और नीचे यानी माइक्रोपाइल की तरफ कौन सा है, एक सेल है बड़ा सा, और दोनों तरफ क्या है, सिनर्जिड्स हैं, 2 कोशिकाएं। क्लियर। तो इस संरचना में आप लोगों ने देखा 7 कोशिकाएं। अब 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होती है ये संरचना, तो सीधा सा गिन सकते हैं कि एंटीपोडल जो 3 कोशिकाएं हैं उसमें 3 केंद्रक होते हैं एक एक करके, तो 3 केंद्रक यहां, सिनर्जिड्स में भी एक एक कोशिका में एक एक केंद्रक, और एक सेल में भी एक कोशिका में एक केंद्रक। तो 1 यहां, 2 यहां, 3 हो गया, और 3 इसके, तो 6 केंद्रक हो गए। लेकिन सेंट्रल सेल जो है एक कोशिका होने के बावजूद भी इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, इसलिए 2 इसका, 3 इसका, और 1 इसका और 2 इसका, टोटल 8 हो जाएंगे। तो यहां सेल कितने हो गए, 3 एंटीपोडल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड, ये सेल हो गए 7। और केंद्रक कितने हो गए, 2 केंद्रक सेंट्रल सेल के, 3 केंद्रक एंटीपोडल्स के, 1 केंद्रक एग सेल का, और 2 सिनर्जिड्स के, ये टोटल 8 हो गए। इसीलिए यहां लिखा गया कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे खत्म, ये हुआ अभी क्या, फ्लावर, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट एक आउटलाइन या शॉर्ट जानकारी कह सकते हैं आप लोग, अभी आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद शुरू होता है क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कैसे बनते हैं, मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, और उनसे फिर से मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कैसे बनते हैं, क्रमशः मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण कैसे होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्लियर, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक छोड़ते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।